अपन सॉल्व करेंगे एग्जाम्पल नंबर 6 जो कि लिया गया है निवास स्थान एवं कर दायित्व, सेकंड चैप्टर है आयकर इनकम टैक्स का। क्वेश्चन है फॉलोइंग आर द पर्टिकुलर ऑफ टैक्सेबल इनकम ऑफ श्री जगमोहन फॉर द प्रीवियस ईयर एंडेड 31 मार्च 2020। तो ये जगमोहन से संबंधित जगमोहन की 31 मार्च 2020 को समाप्त होने वाले गत वर्ष के लिए कर योग्य आयों का विवरण इस प्रकार है। सबसे पहले है रेंट फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी इन ऑस्ट्रेलिया Rs 80,000 which was deposited in a bank in Australia and then Rs 20,000 was remitted to India। ऑस्ट्रेलिया में मकान संपत्ति से का किराया 80,000 रुपये जिसे ऑस्ट्रेलिया में ही एक बैंक में जमा करा दिया गया तथा इसमें से 20,000 रुपये भारत लाए गए। सेकेंड रॉयल्टी रिसीव्ड इन जापान फ्रॉम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 24,000 भारत सरकार से जापान में प्राप्त रॉयल्टी 24,000 रुपये। तीसरा पॉइंट है इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड इन अफगानिस्तान Rs 1,25,000 of which Rs 75,000 were received in India। अफगानिस्तान से व्यापार से आए 1,25,000 रुपये, इसमें से 75,000 रुपये भारत में प्राप्त किए गए। इस व्यापार का नियंत्रण भी भारत से होता है। Fourth, income from investment in Malaysia Rs 50,000 this amount was received in Malaysia by his authorized representative and sent to India through bank draft। मलेशिया में विनियोगों से प्राप्त आय है 50,000 रुपये। इस राशि को मलेशिया में ही इसके अधिकृत प्रतिनिधि ने प्राप्त किया और बैंक ड्राफ्ट से भारत भेज दिया। फिफ्थ पॉइंट है इंटरेस्ट रिसीव्ड इन फ्रांस फ्रॉम श्री महेश चंद्र ए नॉन रेजिडेंट अगेंस्ट ए लोन प्रोवाइडेड टू हिम टू रन ए बिजनेस इन इंडिया Rs 25,000। श्री महेश चंद्र जो एक अनिवासी है से भारत में संचालित व्यापार के लिए दिए गए ऋण पर फ्रांस में प्राप्त ब्याज 25,000 रुपये। सिक्स्थ जो पॉइंट है वो है फीस रिसीव्ड इन फ्रांस फ्रॉम श्री सुरेश चंद्र ए रेजिडेंट फॉर टेक्निकल सर्विसेज प्रोवाइडेड टू रन ए बिजनेस आउटसाइड इंडिया Rs 20,000। श्री सुरेश चंद्र जो एक अनिवासी है से भारत से बाहर संचालित व्यापार के लिए प्रदान की गई तकनीकी सेवा के लिए फ्रांस में प्राप्त फीस 20,000 रुपये। सेवन पॉइंट है इनकम फ्रॉम बिजनेस इन इंडिया Rs 2 लाख रुपीज दिस बिजनेस इज कंट्रोल्ड फ्रॉम फ्रांस Rs 1 लाख वर रेमिटेड टू फ्रांस। भारत में एक व्यापार से आए 2 लाख रुपए, इस व्यापार का नियंत्रण फ्रांस से किया जाता है। इस राशि में से 1 लाख रुपए फ्रांस भेज दिए गए। इनकम फ्रॉम सेल ऑफ हाउस प्रॉपर्टी इन जयपुर Rs 1,50,000 हाफ ऑफ दिस अमाउंट वर रिसीव्ड इन फ्रांस। जयपुर में मकान संपत्ति के विक्रय से 1,50,000 रुपए की आय है। इस राशि का आधा भाग फ्रांस में प्राप्त कर लिया गया। नाइन पॉइंट गिफ्ट इन फॉरेन करेंसी Rs 36,000 फ्रॉम ए फ्रेंड ऑन द ओकेजन ऑफ वेडिंग रिसीव्ड इन इंडिया। एक मित्र से शादी के अवसर पर विदेशी मुद्रा में 36,000 रुपये प्राप्त हुए जिसे भारत में प्राप्त किया गया। कैलकुलेट द टोटल इनकम ऑफ श्री जगमोहन फॉर द असेसमेंट ईयर 2020-21 इफ ही इज रेजिडेंट इन इंडिया, नॉन ऑर्डिनरी रेजिडेंट एंड नॉन रेजिडेंट। कर निर्धारण वर्ष 2020 के लिए श्री जगमोहन की सकल कुल आय की गणना कीजिए यदि वह गत वर्ष में भारत में निवासी हो, असाधारण निवासी हो अथवा अनिवासी हो। यह था क्वेश्चन। अब अपन इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट लेते हैं
ऑस्ट्रेलिया में मकान संपत्ति से 80,000 रुपये जिसे ऑस्ट्रेलिया में एक बैंक में जमा करा दिया गया, इनमें से 20,000 रुपये भारत आए। मकान संपत्ति ऑस्ट्रेलिया में है और जो 80,000 रुपये ऑस्ट्रेलिया में ही प्राप्त किए गए हैं और 20,000 रुपये भारत में आए, तो भारत में आए उसमें कोई इशू नहीं है, प्राप्त ऑस्ट्रेलिया में ही हुए। और ये जो इनकम टैक्सेबल होगी ओनली फॉर रेजिडेंट के लिए होगी, क्योंकि जो इनकम है वो न तो भारत में प्राप्त हुई है न भारत में उदित हुई है, एक्योर हुई है, तो ये केवल रेजिडेंट के लिए ही टैक्सेबल होगा। नॉन रेजिडेंट और नॉन ऑर्डिनरी रेजिडेंट के लिए टैक्सेबल उनकी टोटल इनकम में इंक्लूड नहीं किया जाएगा। Rent from house property in Australia which was received in Australia. टोटल जो रेंट रिसीव हुई है 80,000, इनमें से 30% इसमें से लेस करेंगे और जो रिमेनिंग अमाउंट है वो टैक्सेबल होगी। तो 30% 80,000 का 30% कितना होता है 24,000, वो इसमें से लेस करेंगे और जो टैक्सेबल इनकम होगी रेजिडेंट के लिए वो है 56,000। 24,000 रुपये मरम्मत और अन्य खर्चों के लिए है, जो हाउस प्रॉपर्टी पर अपन को छूट डिडक्शन इसको प्राप्त अपने को होता है। नॉन रेजिडेंट के लिए टैक्सेबल नहीं है, नॉन ऑर्डिनरी रेजिडेंट के लिए और नॉन रेजिडेंट के लिए टैक्सेबल नहीं है। सेकेंड पॉइंट, रॉयल्टी रिसीव्ड इन जापान फ्रॉम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 24,000। रॉयल्टी जापान में प्राप्त हुई है लेकिन भारत सरकार द्वारा दी गई है। इसका मतलब ये हुआ है कि ये एक्योर या उदित भारत में ही हुई है, अराइज भारत में हुई है और रिसीव्ड जापान में हुई है। तो अराइव भारत में हुई है तो ये टैक्सेबल होगी रेजिडेंट के लिए भी, नॉन ऑर्डिनरी रेजिडेंट के लिए और नॉन रेजिडेंट, तीनों कैटेगरी में ये टैक्सेबल होगी। $24,000 royalty received from government of India, 24,000 taxable for resident and also for non-resident resident and non-resident। थर्ड पॉइंट की तरफ चलते हैं। इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड इन अफगानिस्तान 1,25,000 of which are 75,000 received in India। तो इसमें अपन देखते हैं कि 75,000 रुपये तो भारत में प्राप्त हुए हैं, अफगानिस्तान से बिजनेस है उसकी इनकम है और 1,25,000 रुपये टोटल इनकम हुई है। इसका मतलब 1,25,000 में से 75,000 निकालने पर आएंगे अपने पास 50,000 रिसीव्ड इन अफगानिस्तान एंड 75,000 रिसीव्ड इन इंडिया। तो जो इंडिया में रिसीव हुई है 75,000 वो तीनों के लिए टैक्सेबल होगी, रेजिडेंट के लिए, नॉन ऑर्डिनरी रेजिडेंट के लिए और नॉन रेजिडेंट के लिए। और ये जो बिजनेस है वो कंट्रोल किया गया है इंडिया से। अगर इंडिया से कंट्रोल किया गया है तो नॉन ऑर्डिनरी रेजिडेंट के लिए जो 50,000 है वो टैक्सेबल होंगे। तो इसमें अपन को दो कैटेगरी बनानी होगी, इनकम फ्रॉम बिजनेस इन
अफगानिस्तान कंट्रोल फ्रॉम इंडिया। इसके अंदर अपने को दो कैटेगरी शो करनी होगी, रिसीव्ड इन इंडिया और दूसरी जो कैटेगरी है रिसीव्ड इन अफगानिस्तान। तो 1,25,000 में से 75,000 रिसीव्ड हुई है इंडिया में, तो 75,000 तीनों कैटेगरी के लिए टैक्सेबल होगा। और रिसीव्ड इन अफगानिस्तान, अफगानिस्तान में रिसीव हुआ है तो रेजिडेंट के लिए तो 50,000 टैक्सेबल है ही, और इसका जो कंट्रोल है वो इंडिया से होता है, तो नॉन ऑर्डिनरी रेजिडेंट के लिए भी ये जो इनकम है वो टैक्सेबल होगी, जबकि नॉन रेजिडेंट के लिए टैक्सेबल नहीं होगी। ओके, थर्ड पॉइंट कंप्लीट। कम टू नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट, इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट इन मलेशिया Rs 50,000. दिस अमाउंट was received in Malaysia by his authorized representative and sent to India through bank draft. तो मलेशिया में इनकम है 50,000 रुपए और मलेशिया में ही वो प्राप्त कर ली गई है। हालांकि बाद में उसको बैंक ड्राफ्ट से इंडिया भेज दिया गया, लेकिन उससे कोई मतलब नहीं है, मलेशिया में ही प्राप्त हुई है। तो ये इनकम ओनली फॉर रेजिडेंट के लिए टैक्सेबल होगी, नॉन ऑर्डिनरी और नॉन रेजिडेंट के लिए टैक्सेबल नहीं होगी। इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट in Malaysia received also in Malaysia. By authorized representative, लिखने की जरूरत नहीं है, only taxable for resident 50,000 rupees and not taxable for non-ordinary and non-resident. Fourth point completed. Now move to point number 5. Interest received in France from Sri Mahesh Chandra, a non-resident, against a loan provided to him to run a business in India, 25,000. श्री महेश चंद्रा से 25,000 रुपये प्राप्त हुए हैं और जो लोन था उसकी इंटरेस्ट के लिए उसको प्राप्त हुए हैं, और जो बिजनेस है वो इंडिया में चल रहा है, तो जो इनकम है वो इंडिया की ही कहलाएगी। अराइज फ्रॉम इंडिया एंड रिसीव्ड एट फ्रांस, तो अराइव्ड अगर 25,000 रुपये भारत में ही कमाए गए हैं, अराइज हुए हैं, तो ये टैक्सेबल होगा तीनों कैटेगरी के लिए। Point number 5, interest received in France from a non-resident for loan provided to run business in India, 25,000 taxable for resident, also for non-ordinary and non-resident. अगला पॉइंट है फीस रिसीव्ड इन फ्रांस फ्रॉम सुरेश चंद्र, ए रेजिडेंट फॉर टेक्निकल सर्विस प्रोवाइडेड टू रन ए बिजनेस आउटसाइड इंडिया
20,000। तो 20,000 रुपये फ्रांस में प्राप्त हुए हैं, और जो बिजनेस है वो भी इंडिया में नहीं चल रहा है, बाहर ही चल रहा है, आउटसाइड चल रहा है। तो जो इनकम है वो न तो भारत में प्राप्त हुई है और न ही भारत में अर्न की गई है, अराइज हुई है। तो ये टैक्सेबल होगा ओनली फॉर रेजिडेंट के लिए, और नॉन ऑर्डिनरी और नॉन रेजिडेंट के लिए टैक्सेबल नहीं होगा। पॉइंट नंबर 6, fees received in France from a non-resident for a loan for technical services provided outside India। तो ये इनकम है फ्रांस में प्राप्त हुई है, और जो बिजनेस है, जो सर्विस प्रोवाइड की गई वो भी आउटसाइड इंडिया। तो ये जो इनकम है 20,000 विल बी टैक्सेबल फॉर रेजिडेंट एंड नॉट टैक्सेबल फॉर non-ordinary and non-resident। Move to next point, number 7, income from business in India 2 lakh rupees। This business is controlled from France। Rs 1 lakh were remitted to France। तो ये जो इनकम है वो बिजनेस है इंडिया में, उससे प्राप्त हुई है। तो जो इनकम अराइज हुई है वो इंडिया में अराइज हुई है, देन इट विल बी टैक्सेबल फॉर रेजिडेंट, non-ordinary resident as well as not resident। सेवन पॉइंट लिखेंगे, इनकम फ्रॉम बिजनेस इन इंडिया। ₹2 lakh will be taxable for resident, non-ordinary resident and non-resident। Move to next point, number 8, income from sale of house property in Jaipur 1,50,000। Half of this amount was received in France। तो ये जो इनकम है ये 1.5 लाख रुपए जयपुर में प्रॉपर्टी से इनकम है, तो अराइज इंडिया में हुई है। इंडिया में अराइज होने के कारण टैक्सेबल होगी तीनों कैटेगरी के लिए। पॉइंट नंबर 8, इनकम फ्रॉम सेल ऑफ हाउस प्रॉपर्टी in Jaipur and 1,50,000 taxable for resident and non-ordinary resident and non-resident। Last point, number 9, gift in foreign currency ₹36,000 from a friend on the occasion of wedding received in India। तो ये जो गिफ्ट प्राप्त हुआ है तो ये इनकम टैक्स में टैक्सेबल तीनों कैटेगरी के लिए नहीं होगा। गिफ्ट फ्रॉम फ्रेंड, नॉट इनकम। गिफ्ट मिला है तो कोई इनकम नहीं है ये, इसलिए इनकम टैक्स में इसको इनकम के रूप में इंक्लूड नहीं करेंगे तीनों कैटेगरी के लिए। नॉट इनकम अप टू 50,000, 50,000 रुपए तक का अगर गिफ्ट प्राप्त होता है
तो कोई टैक्स नहीं लगेगा। यहाँ पर गिफ्ट अपने को प्राप्त हो रहा है 36,000 का, तो टैक्सेबल तीनों कैटेगरी के लिए नहीं होगा। अब अपने यहाँ पर टोटल कर लेते हैं। सबसे पहले देखते हैं रेजिडेंट के लिए जो टोटल है, टोटल करेंगे तो वो आएगी टोटल 6,50,000। आप अच्छे से देख लेना। और नॉन ऑर्डिनरी रेजिडेंट की जो टोटल आएगी वो है 5,24,000। एंड नॉन रेजिडेंट के लिए जो टोटल आएगी वो आप कैलकुलेट कर लेना। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ डायरेक्ट अमाउंट 4,74,000। ओके